इंजन ने सीटी बजाई, दूसरी विसल दी तो प्लेटफॉर्म से गाड़ी की सीटी सुनाई दी और फिर एक धचके के साथ जनता एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म से खिसकने लगी। मैंने इत्मीनान का सांस लिया और मफलर सर पर लपेट लिया और हाथ गर्म जैकेट की जेबों में ठूस कर कोने में टेक लगा ली। थोड़ी ही देर बाद गाड़ी अमृतसर से निकलकर जालंधर की तरफ उड़ी जा रही थी। डिब्बे में हिंदू पठानकोट के धमाके के बारे में बातें कर रहे थे। उनकी बातों से अंदाजा होता था कि वो पाकिस्तानी फौज से खौफजदा हैं। गाड़ी जालंधर के रेलवे स्टेशन पर खड़ी हुई तो मैंने अपने आप को दूसरे हिंदू सिख मुसाफिरों की ओट में छुपा लिया। ज्यादा रश की वजह से किसी ने खास तौर पर मेरी तरफ तवज्जो न दी, मगर जालंधर छावनी का रेलवे स्टेशन मेरे लिए खतरे की जगह थी। मुझे उस स्टेशन से डर लग रहा था। जल्द ही गाड़ी छावनी के स्टेशन पर पहुंच गई। जितनी देर गाड़ी जालंधर छावनी पर खड़ी रही, मैं बाथरूम में छुपा रहा। गाड़ी चली तो मैं बाहर निकलकर अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। मेरे साथ हिंदू मुसाफिर बैठा हुआ था। उसने मुझसे बातें शुरू कर दी। मैंने आंखें बंद कर ली जैसे मैं सो रहा हूँ या सोना चाहता हूँ। हिंदू मुसाफिर भी कुछ देर बाद ऊँघने लगा। अंबाला छावनी पर भी मेरा दिल शिद्दत से धड़क रहा था। अगरचे मैं टेक लगाए बगैर सो रहा था, लेकिन थोड़ी थोड़ी आंखें खोलकर प्लेटफॉर्म को बराबर देख रहा था जहां पुलिस और मिलिट्री पुलिस के आदमी गुजर रहे थे। अंबाला छावनी भी खैरियत से गुजर गई तो मेरठ छावनी की तलवार सर पर लटकने लगी। मेरठ छावनी बहुत बड़ी छावनी थी। मैंने अंदाजा लगाया था कि छावनी के हर स्टेशन पर मिलिट्री पुलिस की नफरी कुछ ज्यादा ही थी। मेरठ छावनी से पहले मेरठ सिटी पर गाड़ी लेट हो गई। आध घंटा ठहर कर आगे चली। मेरठ छावनी का स्टेशन आया तो एक सिपाही ने खिड़की के अंदर झांक कर देखा। मैं भी दूसरे मुसाफिरों के साथ बैठा ऊँघ रहा था। गोशाए चश्म से देखा तो सिपाही ने डिब्बे में एक गहरी नजर डालकर सब मुसाफिरों को देखा और फिर सर निकालकर आगे चल दिया। मैंने शुक्र का कलमा अदा किया। मेरठ छावनी से गाड़ी निकली तो 15-20 मील आगे जाकर रुक गई। खुदा जाने यहाँ लाइन की मुरम्मत हो रही थी या कोई और बात थी कि गाड़ी 1 घंटा खड़ी रही। उसके बाद ऐसी लेट होना शुरू हुई कि जब दिल्ली पहुंची तो सुबह हो चुकी थी। दिल्ली बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन था। मैं पहले एक बार इस शहर में वीजा लेकर आ चुका था। लाल किला और चांदनी चौक की सैर कर चुका था, लेकिन अब मैं एक हिंदू के भेष में माथे पर केसर का तिलक लगाए ट्रेन से उतर रहा था और भारतीय इंटेलिजेंस मेरी तलाश में थी। प्लेटफॉर्म पर मुसाफिरों की भीड़ थी। प्लेटफॉर्म की दीवार के साथ मैंने मिलिट्री पुलिस वालों को देखा कि कतार बांधे एक एक मुसाफिर को घूर रहे हैं। मैं हुजूम में गुम होकर गेट की तरफ बढ़ा। गेट पर काफी रश था। मुझे धिक्के लग रहे थे। मैं खुश था। मैं इसी तरह यहाँ से महफूज होकर बाहर निकल सकता था। बड़ी मुश्किल से मैंने अपना टिकट गेट पर खड़े चेकर को दिया और हुजूम के रेले के साथ ही बाहर निकल आया। मैं मफलर उतार कर दोबारा अपने सर पर लपेट रहा था कि अचानक मेरी नजर बाएं जानिब एक आदमी पर पड़ी। वो ऊपर दूसरे प्लेटफॉर्म को जाने वाली सीढ़ियों के पास खड़ा सिगरेट पीते हुए मुझे देख रहा था। वो 40-45 की उम्र का होगा। सर पर ऊनी टोपी थी, जिस्म पर नसवारी स्वेटर और पुराना सा कोट था और वो पजामा पहने हुए था। उसकी नजरें मुझ पर जमी हुई थी। एक बार तो मैं अपनी जगह से हिल गया, मगर फौरन ही अपने हवास पर काबू पा लिया और अनजान बनकर दूसरे मुसाफिरों के साथ स्टेशन से बाहर उस जगह पर आ गया जहाँ साइकिल रिक्शा, टैक्सियां और तांगे खड़े थे। मैंने यूं ही घूम कर एक नजर पीछे डाली तो मेरे होश उड़ गए। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ चला रहा था। यकीनन वो आदमी मिलिट्री इंटेलिजेंस का था और उसे मुझ पर शक हो गया था। मेरे सामने एक टैक्सी खाली थी। मैं उसी में घुस गया और उसे कहा कि चांदनी चौक चलो। मैं उस वक्त पाकिस्तानी सिफारत खाने का नाम नहीं लेना चाहता था। टैक्सी ड्राइवर ने मीटर डाउन किया और इंजन स्टार्ट करके गाड़ी को बाहर निकाला। वो पुरस्कार शख्स मुसलसल एक तरफ खड़ा सिगरेट का कश लगाते हुए मेरी तरफ देख रहा था। मेरे जिस्म में खौफ की सर्द लहर दौड़ गई। मैंने टैक्सी वाले से कहा कि जल्दी चलो। वो टैक्सी को निकाल कर सड़क पर ले आया। फिर उसका रुख चांदनी चौक की तरफ हो गया। मैं दिल्ली की सड़कों से इतना वाकिफ नहीं था, अलबत्ता चांदनी चौक और लाल किले को पहचान सकता था। टैक्सी की बारौनक सड़कों पर से लोग गुजर रहे थे। मैंने टैक्सी ड्राइवर से नाम पूछा तो मालूम हुआ कि वो मुसलमान है। मैंने शीशे में से पीछे निगाह डाली। कई एक गाड़ियां और रिक्शे सड़क पर हमारे पीछे आ रहे थे। मैं कोई अंदाजा न लगा सका कि वो आदमी वहीं रह गया है या मेरा ताकुब कर रहा है। जब टैक्सी 2-3 बाजारों में से गुजर गई तो मैंने ड्राइवर से कहा, तुम्हें मालूम है यहाँ पाकिस्तानी सिफारत खाना कहाँ है? वो बोला, हाँ जी, क्या आप वहाँ जाएंगे? मैंने कहा, हाँ, पाकिस्तानी सिफारत खाने चलो। टैक्सी वाला बोला, पहले कह दिया होता बाबूजी, अब चक्कर काट कर जाना पड़ेगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दे दूंगा। टैक्सी ड्राइवर ने एक चौराहे से टैक्सी घुमाई और एक तंग बाजार में से गुजर कर खुली सड़क पर आ गया। सड़क की एक जानिब ऊंची ऊंची इमारतें और दूसरी जानिब एक पार्क था। मैंने एक बार फिर गर्दन घुमाकर अकबी शीशे में से पीछे देखा। कुछ फासले पर एक टैक्सी चली आ रही थी। उसके अंदर सवारियां बैठी मुझे नजर न आई। कहीं वो कमबख्त मेरा ताकुब तो नहीं कर रहा, मैंने सोचा। फिर ये कहकर अपने आप को तसल्ली दी कि वो रेलवे स्टेशन पर ही रह गया होगा। टैक्सी एक फैशनेबल इलाके में पहुंच गई।
गई, जहाँ बड़ी खूबसूरत कोठियां थीं। सड़क के दोनों जानिब साफ सुथरे फुटपाथ बने हुए थे। इन फुटपाथों के ऊपर घने दरख्त जनवरी की सुनहरी धूप में चमक रहे थे। भारत की तैयार की गई एम्बेसडर कारें गुजर रही थीं। मेरी टैक्सी एक इमारत के गेट पर रुक गई। इस खूबसूरत बंगला नुमा इमारत की एक तरफ उर्दू और अंग्रेजी में सिफारत खाना पाकिस्तान लिखा हुआ था। उसे देखते ही मेरे अंदर एक नई ताकत आ गई। मुझे यूं लगा जैसे मैं पाकिस्तान में दाखिल हो गया हूँ। गेट पर एक भारतीय गुरखा सिपाही पहरा दे रहा था। मैंने उसे अंग्रेजी में कहा कि मैं पाकिस्तानी सफीर को मिलना चाहता हूँ। उसने एक दरवाजे की तरफ इशारा किया, जहाँ एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। ये इस्तकबालिया था। मैंने एक बार फिर पीछे घूम कर देखा। मुझे वो पुरस्कार मिलिट्री इंटेलिजेंस का आदमी कहीं नजर न आया। मैं इस्तकबालिया ऑफिस में घुस गया। वहाँ एक लड़की हीटर जलाए बैठी हुई थी। उसके लिबास से कतई अंदाजा नहीं हो रहा था कि वो हिंदू है या मुसलमान। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, फरमाइए। मैंने उसे कहा कि पाकिस्तानी कल्चरल अटैची से मिलना चाहता हूँ। वो मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं उन्हें जानता हूँ और उनके नाम एक जरूरी पैगाम लाया हूँ। लड़की ने मुझे बैठने का इशारा किया। मेरे माथे पर लगा हुआ तिलक मुझे हिंदू जाहिर कर रहा था। ये जाफरान का तिलक था। मैंने ट्रेन में दिल्ली के करीब पहुंचकर उसे बाथरूम में पानी से साफ करने की बहुत कोशिश की थी, मगर वो मिट न सका। लड़की ने फोन पर किसी से कुछ बात की और मेरी तरफ देखती रही। मैंने मुस्कुरा कर कहा, मैं अहिंसा प्रोमो धर्मा सेवा स्मृति का नुमाइंदा हूँ। हम दिल्ली में एक समारोह करना चाहते हैं, बर्नी साहब की प्रधानगी में। लड़की को शायद मेरे फंक्शन की सियासी अहमियत का एहसास हो गया था। उसने रिसीवर रख दिया और मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने अपना नाम दौलत राम बताया। उसने रजिस्टर में मेरा नाम दर्ज करके मेरे दस्तखत करवाए और चपरासी से कहा कि मुझे बर्नी साहब के पास ले जाए। चपरासी वर्दी पोश था। वो मुझे साथ लेकर सिफारत खाने के अकबी जानिब एक बरामदे में आ गया, जहाँ एक कमरे के बाहर कल्चरल अटैची बर्नी साहब का नाम लिखा हुआ था। मैं कमरे में दाखिल हो गया। एक शानदार मेज की दूसरी जानिब एक नौजवान बैठा सिगरेट पी रहा था। मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, फरमाइए महाशय जी, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। मैं कुर्सी पर बैठ गया। वो मेज पर रखी एक डायरी के वर्क उलटने लगा और बोला, इस हफ्ते मैं मसरूफ हूँ, ये बताइए आपका समारोह कब हो रहा है। मैंने आहिस्ता से कहा, मैं हिंदू नहीं बल्कि एक पाकिस्तानी हूँ। कल्चरल अटैची का हाथ वहीं रुक गया। उसने चौंक कर मेरी तरफ निगाहें उठाई और बोला, पाकिस्तानी, आप कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ हमारी बातें कोई और तो नहीं सुन रहा। वो बोला, जी नहीं, मगर बात क्या है? उसने सिगरेट शीशे के एक खूबसूरत चमकीले एस्ट्रे में बुझाते हुए कहा। मैंने कहा, मैं सफीर साहब से मिलना चाहता हूँ, आप मुझे उनके पास पहुँचा दें। उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई और उसकी जगह बेजारी का तासुर आ गया। वो रिवायती से सर्द लहजे में बोला, सफीर साहब तो इस्लामाबाद के एक जरूरी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गए हुए हैं, मगर आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या पासपोर्ट गुम हो गया है या फिर वीजा खत्म हो गया है? मैंने कहा, जी नहीं, इसमें से कोई बात नहीं है। वो बोला, तो फिर आप कौन हैं और पाकिस्तान से यहाँ दिल्ली किस तरह पहुँच गए हैं? मैंने एक लम्हे के लिए सोचा कि उस पर अपना राज जाहिर करना चाहिए या नहीं। मैंने पूछा, सफीर साहब के बाद यहाँ उनका काम कौन साहब करते हैं? कल्चरल अटैची ने बेजार होकर कुर्सी की पुश्त से टेक लगा ली और दूसरा सिगरेट सुलगाते हुए कहा, सबसे पहले आप मुझे अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट दिखाएं, उसके बाद ही मैं आपके किसी सवाल का जवाब दे सकता हूं। मैंने उसे बताया कि मेरे पास कोई पासपोर्ट नहीं है। ये सुनकर वो एक बार फिर चौंक पड़ा। क्या मतलब, गुम हो गया है? मैंने कहा, नहीं, मेरे पास कोई पासपोर्ट नहीं था। वो बोला, तो फिर आप भारत कैसे आ गए? मैंने आहिस्ता से कहा, बॉर्डर क्रॉस करके। वो अपनी कुर्सी से उछल पड़ा, तो आप स्मगलर हैं? वो बोला, माफ कीजिए, मैं स्मगलरों को अपने वतन का दुश्मन समझता हूँ। बेहतर यही है कि आप तशरीफ ले जाएं। मैंने कहा, मैं स्मगलर नहीं हूँ, बल्कि एक रजाकार कमांडो हूँ। पठानकोट छावनी में जो धमाका हुआ था वो मैंने ही किया था। ये सुनना था कि पाकिस्तान कल्चरल अटैची एकदम खड़ा हुआ। उसकी आंखें हैरत से खुली रह गई। वो बोला, माफ कीजिएगा, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आपने जो कुछ कहा वो सच है या झूठ, मगर दोबारा इसे जबान पर न लाएं। मैंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा, आप हमारी मदद के लिए यहाँ हैं, क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे? मैंने पाकिस्तान की एक दुश्मन तोप को तबाह कर दिया है। भारतीय इंटेलिजेंस मेरे पीछे है। क्या आप मुझे अपनी हिफाजत में पाकिस्तान नहीं पहुँचाएंगे? क्या ये आपका फर्ज नहीं है? कल्चरल अटैची एक एक लफ्ज पर जोर देकर बोला, मिस्टर, हम यहाँ दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को खुशगवार बनाने के लिए बैठे हैं। हम ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकते जिससे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हो। मैंने गुस्से से कहा, आप बुज़दिल हैं। आप अपनी ड्यूटी से गफलत बरत रहे हैं। मेरी हिफाजत करना और मुझे हिफाजत के साथ पाकिस्तान पहुंचाना आपका कौमी फर्ज है। कल्चरल अटैची ने जोर से मेज पर मुक्का मारा, फिर अपने तैश पर काबू पाते हुए गहरी सांस लेकर बोला, जनाब, हमारी ड्यूटी और हमारा कौमी फर्ज क्या है, हम उसे बखूबी पहचानते हैं। ठीक है, परसों सफीर साहब वापस आ जाएंगे। आप परसों शाम को तशरीफ ले आएं, मैं आपको उनसे मिलवा दूंगा। मैंने कहा, लेकिन बाहर खतरा है। मिलिट्री इंटेलिजेंस मेरी तलाश में है, मुझे तहफ्फुज़ चाहिए। बर्नी साहब ने तलखी से जवाब दिया, आपने जो कुछ किया हमसे पूछकर नहीं किया।
ये कहकर उसने गुस्से से सिगरेट एशट्रे में मसल दी और उठकर टहलने लगे। फिर रुककर बोले, आपके लिए बेहतर यही है कि किसी तरह मशरकी पाकिस्तान की तरफ निकल जाने की कोशिश करें, लेकिन ये काम भी आपको खुद ही करना होगा। सिफारत खाना आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैंने नाउम्मीद होकर कहा, आप मुझे यहाँ से किसी महफूज मकाम तक पहुँचा दें, क्योंकि यकीन है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस का एक आदमी रेलवे स्टेशन से मेरे पीछे लगा हुआ है। बर्नी साहब ने कुछ परेशान होकर पूछा, उसने आपको सिफारत खाने में दाखिल होते तो नहीं देखा? मैंने कहा, मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कह सकता। बर्नी साहब ने उसी वक्त किसी साहब को फोन किया और मेरी तरफ मुतवज्जे होकर बोले, हम आपको अपनी हिफाजत में यहाँ से निकाल कर दिल्ली से आगे दूसरे स्टेशन गाजियाबाद तक पहुँचा देंगे। वहाँ से आपको होड़ा एक्सप्रेस पकड़कर कलकत्ता पहुँचना होगा और मगरबी बंगाल की जानिब से हिली के मकाम से बॉर्डर क्रॉस करके मशरकी पाकिस्तान में दाखिल होना होगा। हम आपको रास्ते का एक मुख्तसर नक्शा दे देंगे, सिर्फ इसी तरीके से आप पाकिस्तान पहुंच सकते हैं। मुझे सर्द महरी के इस सुलूक से मायूसी तो बहुत हुई, मगर मैं मजबूर था और किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान वापस पहुंचना चाहता था। मैंने उनसे कहा कि भारतीय फौज ने पंजाब के बॉर्डर का कंट्रोल संभाल लिया है, क्योंकि मशरकी पाकिस्तान में बहुत गड़बड़ है। मशरकी पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। बर्नी साहब हाथ झटक कर बोले, आई एम सॉरी, इससे ज्यादा हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। अगर आप तैयार हैं तो मेरे साथ आइए। नाचार मैं उनके साथ चल पड़ा। वो मुझे कमर्शियल सेक्रेटरी के पास ले गए। मुझे बाहर बिठाकर वो कुछ देर कमरे में सेक्रेटरी के साथ बातें करते रहे। फिर बाहर आकर बोले, सब काम ठीक हो गया है, हम आपको अखराजात के लिए कुछ भारतीय करेंसी और कुछ पाकिस्तानी करेंसी भी देंगे। मैंने कहा, अगर मुझे एक पिस्तौल। उसने बात काटते हुए कहा, सॉरी, हम ये काम नहीं कर सकते। मैंने नाश्ता नहीं किया था, रात को भी कुछ नहीं खाया था, बहुत भूख लग रही थी। मैंने एक कमरे के गुसल खाने में जाकर शेव बनाई, गुसल किया, फिर पेट भर कर अंडों का नाश्ता कर लिया कि मुझे शाम तक भूख नहीं लग सकती थी। ये बात पूरी तरह वाज़ेह हो गई थी कि सिफारत खाना किसी किस्म की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, और ये लोग जितनी जल्दी हो सके मुझे यहाँ से निकाल कर बाहर करना चाहते हैं। मैंने फैसला कर लिया कि मुझे मशरकी पाकिस्तान पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे लिए और कोई चारा भी तो नहीं था। बर्नी साहब ने मुझे 200 रुपए भारतीय और 200 रुपए पाकिस्तानी इनायत कर दिए। फिर मुझे एक ऐसी वैगन में बिठा दिया गया जो सिफारत खाने के मैले कपड़े लेकर लॉन्ड्री जाया करती थी। ये वैगन चारों तरफ से बंद थी। मैं उसमें कैद होकर बैठ गया और वैगन सिफारत खाने की इमारत से निकलकर दिल्ली की पुरशोर सड़कों से गुजरती गाजियाबाद की तरफ रवाना हो गई। गाजियाबाद दिल्ली से कलकत्ता और लखनऊ की तरफ जाते हुए पहला रेलवे स्टेशन पड़ता है और जहां एक्सप्रेस गाड़ियां भी ठहरती हैं। देर तक वैगन सड़कों पर दौड़ती रही, फिर वो एक जगह रुक गई। ड्राइवर ने पिछला दरवाजा खोलकर कहा, साहब गाजियाबाद रेलवे स्टेशन आ गया है, यहाँ उतर जाएं। मैं वैगन से उतर आया। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन की इमारत मेरे सामने थी। मैंने माहौल का जायजा लिया। मैं ये मालूम करना चाहता था कि वो पुरस्कार आदमी यहाँ तो मौजूद नहीं। वो मुझे आसपास कहीं नजर न आया। वैगन वापस दिल्ली चली गई और मैं रेलवे स्टेशन की तरफ चल दिया। मगरबी बंगाल से मशरकी पाकिस्तान की सरहद उबूर करने के लिए कागज के टुकड़े पर बना हुआ एक नक्शा मेरी जेब में मौजूद था। रेलवे स्टेशन पर ज्यादा भीड़ नहीं थी। मुसाफिर खाने में लोग अपने अपने सामान के पास बैठे बातें कर रहे थे, अखबार पढ़ रहे थे या फिर कैंटीन के काउंटर पर खड़े हुए चाय पी रहे थे। इनमें खद्दर की टोपियों वाले भी थे और ऐसे मुसाफिर भी थे जिन्होंने मुसलमानों जैसा लिबास पहन रखा था। गेट के करीब पुलिस के 2-3 सिपाही हाथों में बेद लिए चक्कर लगा रहे थे। मैं मुसाफिर खाने में एक बेंच पर जाकर बैठ गया। एक अचकन पोश बूढ़ा मेरे करीब ही बैठा उर्दू का अखबार पढ़ रहा था। मैंने खालिस हिंदी में उससे पूछा कि कलकत्ता जाने वाली गाड़ी कब आएगी। उसने मेरी तरफ घूर कर देखा और बोला, मियाँ तुम होड़ा एक्सप्रेस का पूछ रहे हो? मैंने कहा, जी हाँ। बड़े मियाँ के अंदाज से जाहिर हुआ कि वो मुसलमान हैं। मुझे मालूम था कि कलकत्ता के एक स्टेशन का होड़ा और दूसरे स्टेशन का नाम सियालदा है। मैंने कलकत्ता शहर देखा हुआ था। बड़े मियाँ ने कहा, मियाँ होड़ा एक्सप्रेस 2 बजे आएगी, तुम कलकत्ता में क्या करते हो? मैंने मफलर को अपने सर पर दोबारा लपेटते हुए हिंदी जबान में ही कहा कि एक महाशय जी की कपड़े की दुकान पर मुलाजिम हूँ, दुकान का हिसाब किताब करता हूँ। बड़े मियाँ ने मेरा नाम पूछा तो मैंने जो हिंदू नाम जबान पर आया बता दिया। वो खामोशी से अखबार पढ़ने में मसरूफ हो गए। 11 बज रहे थे। ट्रेन आने में अभी 3 घंटे बाकी थे। मैं यूं ही खुली जगह नहीं बैठना चाहता था। वहाँ ऐसा मुसाफिर खाना भी नहीं था जो चारों तरफ से बंद हो। ऐसा एक रिफ्रेशमेंट रूम प्लेटफॉर्म के अंदर था। मैं टहलता टहलता चारों तरफ गहरी नजरों से देखता हुआ टिकट वाली खिड़की पर पहुंच गया। खिड़की खुली थी। अंदर टिकट बाबू लंबे चौड़े रजिस्टर में कुछ इंतराज कर रहा था। मैंने हिंदी में पूछा कि कलकत्ते का टिकट मिल जाएगा? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर पूछा, सेकंड क्लास का टिकट मिल जाएगा? उसने देखे बगैर कहा, होड़ा एक्सप्रेस में सारे डिब्बे सेकंड क्लास के होते हैं। मैंने किराया पूछने के बजाय 100-100 के दोनों भारतीय नोट उसकी तरफ बढ़ा दिए और कहा, एक टिकट कलकत्ते का दे दीजिए। उसने 200 रुपयों में से 10-10 के 3 नोट मुझे वापस करते हुए कहा, रात जनता एक्सप्रेस से क्यों नहीं चले जाते लाला जी, इससे आधे पैसे बच जाएंगे। मैंने जवाब दिया, जी मुझे जल्दी पहुंचना है, वहाँ महाशय जी तिलक राज मेरा इंतजार कर रहे हैं। टिकट बाबू ने मुझे टिकट दे दिया तो मैं गेट की तरफ बढ़ा और चेकर को टिकट दिखाकर प्लेटफॉर्म पर आ गया। एक कुशादा और तवील प्लेटफॉर्म था जिसके एक जानिब दीवार पर
हिंदी के कई बोर्ड लगे हुए थे। मैं रिफ्रेशमेंट रूम में दाखिल हो गया। अंदर पुरानी वजह की चंद एक मेज कुर्सियां थीं। पीतल के गुलदानों में 2-3 रोज के बासी फूल सजे हुए थे। मैं एक मेज पर बैठ गया और चाय का ऑर्डर दे दिया। वर्दीपोश बैरे ने मुझे बेजारी से देखा और चला गया। मैंने इस ख्याल से कुछ केक पेस्ट्री भी मंगवा ली कि वहाँ ज्यादा देर तक बैठ सकूं। फिर भी 1 बजे तक ही बैठ सका क्योंकि वहाँ खाना खाने वालों का तांता बंद गया था। मैं बिल अदा करके बाहर प्लेटफॉर्म पर आ गया। प्लेटफॉर्म पर कलकत्ता जाने वाले मुसाफिरों का सामान कुलियों ने एक कतार में लगा दिया था। मैं रिफ्रेशमेंट रूम के बाहर एक बेंच पर बैठ गया। एक रेडी वाले से हिंदी का अखबार खरीदा और पढ़ने लगा। अखबार में मशरकी पाकिस्तान की सूरत हाल के बारे में निहायत तशवीशनाक खबरें छपी हुई थी। इसका मतलब था कि मशरकी पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करना कोई आसान काम नहीं था। मैं अखबार पढ़ रहा था और झुकी हुई नजरों से माहौल का जायजा भी ले रहा था। प्लेटफॉर्म पर अब मुसाफिरों का रश बढ़ने लगा था। ये मेरे लिए अच्छी बात थी। प्लेटफॉर्म के सामने की जानिब रेलवे लाइन के पार एक मंदिर के कलश धूप में चमक रहे थे। दूर प्लेटफॉर्म के कोने पर मुझे लंबे तुर्रों वाले 2 मिलिट्री पुलिस के आदमी नजर आए तो मेरा दिल शिद्दत से धड़क उठा, मगर MP वाले वहीं खड़े थे। मैं खुदा से दुआएं मांगने लगा कि गाड़ी जल्दी आ जाए, मगर कमबख्त गाड़ी आधा घंटा लेट आई। मुसाफिरों में हलचल मच गई। मैं भी मुसाफिरों के हुजूम में घुल मिल गया। डिब्बे में आते ही मैं सीधा बाथरूम में चला गया। मैंने दरवाजा बंद कर लिया। 2 मिनट बाद एक आदमी बाहर से दरवाजा धड़धड़ाने लगा। मैंने दिल ही दिल में उसे कोसते हुए दरवाजा खोल दिया। ये एक तोंदील लाला था जिसने हाथ में लोटा थाम रखा था। मेरे बाहर आते ही वो बाथरूम में घुस गया। इंजन ने सीटी बजाई। गार्ड ने भी सीटी का जवाब सीटी से दिया। फिर गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता खिसकने लगी। गाड़ी गाजियाबाद स्टेशन को पीछे छोड़ती हुई दरियाए जमुना के पुल से गुजर रही थी। मैंने खिड़की से सर बाहर निकाल कर देखा। मौसम सरमा की वजह से दरिया का पाट अक्सर जगहों से खुश्क था। दूर लाल किले की पुरशिकोह इमारत नजर आ रही थी जिस पर भारत का परचम लहरा रहा था। मेरे दिल को जैसे किसी ने अपनी मुट्ठी में ले लिया। ये किला मुसलमानों के जाहो जलाल की अलामत था जो अब किस्सा पारीना बन चुका था। दिल्ली कई बार उजड़ कर आबाद हुई थी, मगर 1947 में ऐसी उजड़ी कि फिर आबाद न हो सकी। जिस दिल्ली को कभी मुसलमानों की तहजीब और सकाफत का मरकज समझा जाता था, आज वहाँ जगह जगह हिंदी जबान में बात होती थी और दुकानों के बाहर उर्दू का बोर्ड कहीं दिखाई नहीं देता था। जमुना गुजर गई, लाल किला गुजर गया। गाड़ी की रफ्तार पुल पार करने के बाद तेज हो गई थी। सहारनपुर आ गया। यहाँ ट्रेन कुछ देर रुकी। प्लेटफॉर्म पर काफी रश था। यहाँ भी मैं बाथरूम में घुस गया और गाड़ी चली तो बाहर निकला। उसके बाद लखनऊ के स्टेशन पर गाड़ी ज्यादा देर रुकी रही, लेकिन मैं ज्यादा देर बाथरूम में न ठहर सका। एक मुसाफिर अंदर आना चाहता था। मजबूरन मुझे बाहर निकलना पड़ा। यहाँ पुलिस और मिलिट्री के 2-3 सिपाही चल फिर रहे थे। जितनी देर ट्रेन रुकी रही, मेरा रंग उड़ा रहा। मैंने एहतियातन वो कागज जिस पर मशरकी पाकिस्तान के बॉर्डर का छोटा सा नक्शा बना हुआ था लपेट कर पाकिस्तानी करेंसी के 100 के दोनों नोटों के साथ अपने जूतों में छुपा कर रख लिया। ट्रेन लखनऊ से चली तो मेरी जान में जान आई। होड़ा एक्सप्रेस अब स्टेशन पर स्टेशन छोड़ती हुई उड़ी चली जा रही थी। मुगल सराय का स्टेशन आ गया। उसका प्लेटफॉर्म काफी कुशादा था। मैं अपने कोने वाली निशिस्त में दुबका बैठा था। आखिर यहाँ से भी ट्रेन चल पड़ी। आसनोल से बंगाल का रंग शुरू हो गया। अब जगह जगह नारियल के झुंड नजर आने लगे। छोटे छोटे गांव थे, झोंपड़ियों जैसे मकान थे जिनके आगे छोटे छोटे तालाब बने हुए थे। आसनोल से आगे निकलते ही शाम के साए गहरे हो गए थे और फिर रात हो गई। ट्रेन सारी रात अहम मकामात पर रुकती हुई चलती रही। सर्दी की शिद्दत में कमी आ चुकी थी। होड़ा एक्सप्रेस कलकत्ते के दूसरे बड़े स्टेशन होड़ा के बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में एक घन गरज के साथ दाखिल हुई तो दिन निकल चुका था। मशरकी पाकिस्तान के अबतर सियासी हालात की वजह से यहाँ मिलिट्री और CID के लोगों का मौजूद होना कुदरती बात थी। मैं उन्हें पहचान तो नहीं सकता था, लेकिन इस बात के ख्याल से परेशान था कि कहीं वो मुझे न पहचान ले। एक बात बताना भूल गया कि मैंने अमृतसर से चलते वक्त अपनी मूछें मूंढना अब छोड़ दी थी और उस वक्त मूछों के बाल खासे बढ़ गए थे। मेरे माथे पर जाफरान के तिलक का निशान भी मौजूद था, अगरचे पहले से कुछ फीका पड़ गया था। मैं कस्दन चंद मुसाफिरों के साथ डिब्बे से निकल आया और लोगों की भीड़ में गुम होकर प्लेटफॉर्म की जानिब बढ़ने लगा। 2-3 ऐसे सफेद पोश आदमियों को मैंने देखा था जो एक तरफ हटकर खड़े हुए थे और मुसाफिरों को घूर घूर कर देख रहे थे। एक जगह मगरबी बंगाल का वर्दी पोश सिपाही एक मुसाफिर की तलाशी ले रहा था। एक आदमी जो शक्ल सूरत से इंटेलिजेंस का आदमी लगता था, सिपाही के करीब खड़ा तलाशी का अमल निहायत दिलचस्पी से देख रहा था। मैंने सर झुका लिया और मुसाफिरों के धक्के खाता सीढ़ियों वाला पुल चढ़ने लगा। ये सीढ़ियां दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाकर खत्म हो जाती थी। गेट पर एक बंगाली टिकट चेकर खड़ा था। दूसरे मुसाफिरों के साथ मैं भी टिकट थमाकर बाहर निकल आया। मैं एक तरफ होकर मफलर गर्दन से उतार कर तह करने लगा क्योंकि कलकत्ते का मौसम ज्यादा सर्द नहीं था। अचानक एक आदमी मेरे करीब आकर बोला, कहां से आ रहे हो? मैं अंदर से कांप गया, मगर ऊपर से बड़े पुरएतमाद अंदाज में मफलर तह करते हुए जवाब दिया, दिल्ली से आ रहा हूँ। और कहां से आना है महाराज?
दिल्ली में कड़ाके का पाला पड़ रहा है। उस शख्स का चेहरा सपाट था, सिर्फ उसकी करंजी आंखों में एक खास किस्म की चमक थी। पतलून और बुशर्ट में मलबूस था। उम्र 40 के करीब होगी। बालों में कहीं कहीं सफेदी झलक रही थी। मुझ पर नजरें गाड़े वो निचला होंठ दांतों में बार बार दबा लेता था। दिल्ली में क्या करते हो और यहाँ किससे मिलने आए हो? उसका उर्दू बोलने का लहजा करनाल वालों का था। मैंने उसी एतमाद के साथ जवाब दिया, महाराज दिल्ली में खादी भंडार वालों की दुकान पर काम करता हूँ। यहाँ कलकत्ते के सोनागाची बाजार में उनकी दूसरी दुकान है, वहाँ बदली हुई है। उसने एक खतरनाक सवाल किया, तुम्हारा सामान कहाँ है? मैंने संभल कर जवाब दिया, सामान? महाराज हम गरीबों का क्या सामान होगा, दुकान पर सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं महाराज? वो जरा सा मुस्कुराया, तुम्हारा नाम क्या है? राजेश कुमार। तो राजेश कुमार जी, मेरे साथ जरा पुलिस स्टेशन तक चलना होगा। मेरी रूह लरज उठी। यही वो जुमला था जिसका मुझे उस वक्त से धड़का लगा हुआ था जब से मैंने बॉर्डर क्रॉस किया था। मगर मैंने बड़ी हिम्मत से काम लेते हुए अपने चेहरे पर जरा सी घबराहट जाहिर न होने दी। कम से कम मुझे यही यकीन था। मैंने जरा तलखी से कहा, क्यों महाराज, हम थाने काहे को जाएं? क्या हमने कोई चोरी की है, किसी की जेब काटी है? चलिए आप हमारी दुकान पर चलिए। उस पर मेरी बात का कोई असर न हुआ। तहकुमाना लहजे में बोला, राजेश जी सीधी तरह मेरे साथ थाने चलें, आपको जो कुछ कहना है वहीं चलकर कहें। उसने मुझे बाजू से पकड़ लिया, फिर आहिस्ता से बोला, अगर आपने भागने की कोशिश की तो इतना जरूर याद रखें कि मेरा जो हाथ पतलून की जेब में है उसमें एक भरा हुआ पिस्तौल है। मेरा बदन खौफ से ठंडा पड़ गया, लेकिन ऊपर से मैं उसे यही कह रहा था कि चलो थाने चलो, मैं दुकान पर फोन करके मालिक को बुला लूंगा, फिर आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। लेकिन अंदर से मेरी जान हवा हो गई थी और मुझे अपने सामने मौत का फंदा नजर आने लगा। ये हकीकत थी कि अगर एक बार थाने पहुंच गया तो फिर दुनिया की कोई ताकत मुझे मौत के मुंह से नहीं बचा सकेगी। तलाशी लेने पर मेरे जूते के अंदर से मशरकी पाकिस्तान का सरहदी नक्शा और पाकिस्तानी करेंसी बरामद हो जाएगी। फिर तिब्बी मुआयने से ये बात साबित हो जाएगी कि मैं हिंदू के भेष में मुसलमान हूँ, गोया पाकिस्तानी जासूस हूँ। उसके बाद उनके लिए ये मालूम करना मुश्किल न होगा मैं वही कमांडो हूँ जिसने पठानकोट छावनी में प्रिया तोप तबाह की थी। मैंने तेजी से फरार होने के इम्कानात पर गौर करना शुरू कर दिया। इंटेलिजेंस का आदमी मजबूती से मेरा बाजू पकड़े मुझे कलकत्ता रेलवे स्टेशन से बाहर ले आया। उसने एक साइकिल रिक्शे वाले को इशारे से बुलाया और मुझे अपने साथ बिठा लिया। उसने मेरे बाजू में अपना बाजू डाल रखा था। मैंने कहा, लाला जी मेरा कसूर क्या है, मैंने क्या अपराध किया है? इंटेलिजेंस वाला खामोश रहा। उसने रिक्शे वाले से कहा, कोलू टोला थाने चलो। बंगाली रिक्शे वाला सड़क पर एक जानिब रवाना हो गया। सड़क पर काफी ट्रैफिक थी, 2 मंजिला बसें गुजर रही थीं। बंगाली लोग साइकिल, गाड़ियों, बसों में और पैदल चल रहे थे। दोनों जानिब ऊंची ऊंची फ्लैटों वाली इमारतें थीं, जिनके फ्लैटों की गैलरियों में कहीं कहीं रंग बिरंग साड़ियां सूखने के लिए डाल दी गई थी। मैं रिक्शे से छलांग नहीं लगा सकता था। इंटेलिजेंस वाले ने मेरे बाजू को अपने शिकंजे में ले रखा था और अगर मैं किसी तरह छलांग लगाने में कामयाब हो भी जाता तो वो पीछे से मुझे गोली मार देता। मैं बीच बीच में उसे कहता जाता था कि मैं अपराधी नहीं हूँ। थाने की बजाय मुझे सोनागाची के खादी भंडार ले चलो, तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि वो किसी तरह मुझे पुलिस स्टेशन न ले जाए, लेकिन वो हर बार यही जवाब देता कि कोई बात नहीं, थाने चलकर सब कुछ बता देना, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। अब मैंने मरने मारने का फैसला कर लिया था। मेरी आफियत इसी फैसले में थी। ये बात यकीनी थी कि अगर मैंने इस वक्त फरार की कोई राह ना निकाली तो चंद रोज में या तो मुझे गोली से उड़ा दिया जाएगा या फिर बाकी जिंदगी उकूबत खानों में सिसक सिसक कर खत्म हो जाएगी और वो जिंदगी मौत से भी बदतर होगी। साइकिल रिक्शा कुशादा चौक में से गुजरकर एक निस्बतन तंग बाजार में दाखिल हो गया। यहाँ सड़क हमवार नहीं थी और धचके लग रहे थे। इंटेलिजेंस के आदमी ने बंगला जबान में शायद रिक्शे वाले को आराम से चलने की हिदायत की। मैं तेज नजरों से उस इलाके के मकानों, फ्लैटों और दुकानों का जायजा ले रहा था। यहाँ हर 4-5 इमारतों के बाद एक तंग गली अंदर को चली जाती थी। ये पुराने खस्ता हाल फ्लैटों वाली इमारतें थीं, जहाँ बच्चे इधर उधर सड़क पर खेल रहे थे। एक जगह सड़क के गड्ढे में से गुजरते हुए साइकिल रिक्शे को जोर का धचका लगा और उसके साथ ही इंटेलिजेंस के आदमी और मेरे दुश्मन का बाजू मेरे बाजू से निकल गया। जिंदगी के मैदान में छलांग लगाने का यही एक मौका था और मैं उस साइकिल रिक्शे से कूद गया। सड़क पर गिरते ही मैं पूरी ताकत से जिधर मुंह उठा दौड़ता चला गया। मेरे पीछे पकड़ो पकड़ो का शोर मच गया। ये मेरे दुश्मन की पुकार थी। मुझे हर लम्हे पीछे से होने वाले फायर का धड़का लगा हुआ था। अचानक एक समात शिकन धमाका हुआ और मेरी सांस हलक में रुक कर फंदा सी बन गई। मैं लड़खड़ा कर गिरा और मेरी आंखें धुंधला गई।